रिबॉर्न ऑफ हार्टलेस बिलियनर एपिसोड 13। अमानत की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसे यहाँ पर अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही थी और घबराहट भी हो रही थी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। बचपन से ही अमानत को एक प्रिंसेस की ट्रीटमेंट मिली थी, इसलिए उसे ऐसे माहौल की ऐसे ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, एक बार यहाँ से छूट जाए, उसके बाद हम उस चुड़ैल टीना उसकी दोनों चुड़ैलों का सर फोड़ देंगे, उनके दांत तोड़ देंगे। समझती क्या है खुद को वो तीनों चुड़ैलें? वो जानती नहीं कि हम कौन है। हम हमारे भाई को बताएंगे और भाई से कहेंगे कि उनको समुद्र में फेंक दे ताकि जंगली मछलियां उनको खा जाए। कहते हुए अमानत अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आखिर में काफी देर तक अपने दोनों हाथों को यहां से वहां हिलाने के बाद उसके हाथों की रस्सी खुल गई, पर इस बीच उसके गोरे गोरे नाजुक हाथों पर लाल निशान पड़ चुके थे। उसकी कलाइयां लाल हो चुकी थी। अमानत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथ पर फूंक मारते हुए कहा, हमारे प्यारे प्यारे हाथ कैसे हो गए हैं उन चारों चुड़ैलों की वजह से। नहीं, 3 चुड़ैल हैं, एक छछूंदर है। नहीं, वो तो पिशाच हुआ। ये तीनों चुड़ैलें, हम इन सबको मार डालेंगे। अमानत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। नीचे पैर रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही पैर को हटाया तो वो चीज तेजी से वहां से भाग गई। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, चूहा। वो समझ गई थी कि ये चूहा था जो कि अभी अभी उसके पैरों के नीचे से गया था। अमानत घबराहट की वजह से अपनी जगह पर कूदने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भूतनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमें यहाँ पर बंद करने की? हम हमारे भाई को बताएंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए अमानत दरवाजे के पास आकर जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी। ये रूम कोने में था और यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं आता था। अमानत कैंटीन से लड़ाई करके निकलने की वजह से दूसरी सीढ़ियों से ऊपर आ गई थी, जिस वजह से वो इस साइड से आई थी, वरना बाकी स्टूडेंट दूसरी तरफ से ही जाते थे। काफी देर तक दरवाजे पर हाथ पटकने के बाद जब कोई भी मदद के लिए नहीं आया तो अमानत वहीं पर रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, सुमन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आ जाओ ना, हमें बचा लो ना। हमें रोना आ रहा है, यहाँ पर बहुत गंदे गंदे चूहे हैं। उसने इतना कहा ही था कि उसके हाथ पर से एक चूहा चला गया। अमानत घबराते हुए उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, भैया, डैडी, मॉम, बचाओ हमें। कहते हुए अमानत उस कुर्सी पर जाकर चढ़ गई जहां पर उसे बांधा गया था। तभी कुर्सी पर भी चूहा कूद गया। अमानत जल्दी से कुर्सी से उठकर दूसरी तरफ भाग गई। वहां पर कॉलेज की सारी खराब चीज रखी गई थी, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल थी। ऐसी स्मेल में सांस लेना बहुत मुश्किल था। अमानत को ऐसा लग रहा था घुटन की वजह से वो मर जाएगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, भगवान जी, हमें बचा लो, हमें इतनी जल्दी आपके पास नहीं आना है। अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए। अभी तो हमने अपनी मम्मा और अपने डैडी को नाना नानी भी नहीं बनाया, अपने भाई को मामा भी नहीं बनाया। इतनी जल्दी हमें आपके पास नहीं आना। हमें बचा लो भगवान जी, बचा लो। छछूंदर, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, हमें बचा लो। कहते हुए अमानत यहां से वहां भाग रही थी। तभी उसके हाथ से कुछ चीज टूटकर नीचे गिर गई। उस चीज के टूटते ही अजीब सी स्मेल रूम में फैलने लगी। अमानत ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया, क्योंकि इस स्मेल के बाद उसके लिए सांस लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसने खुद से कहा, ये कितनी गंदी स्मेल है। अमानत जोर से खांसने लगी। उसे अपनी आंखों में जलन महसूस हो रही थी, साथ ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी शर्ट से अपने मुंह को ढक लिया और जैसे तैसे खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ लगातार 2 लेक्चर होने के बाद भी जब अमानत वापस नहीं आई तो सुमन को परेशान होने लगी। अभी सिर्फ आधा लेक्चर बचा था। सुमन ने खुद से कहा, ये अमानत कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर से घर भाग गई? इसकी वजह से इस बार भी शायद अबीर भाई मुझे डांटेंगे, क्योंकि इस नालायक लड़की की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। मैं क्या करूं? आखिर में सुमन को कुछ समझ नहीं आया और उसने लेक्चर अटेंड करने पर ध्यान दिया। जब फाइनल लेक्चर खत्म हुआ और छुट्टी हो गई, सुमन बाहर आकर अमानत को ढूंढने लगी।
काफी देर तक अमानत को ढूंढने के बाद भी जब उसे अमानत नहीं मिली तो वो परेशानी से पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हो गई ताकि वो अमानत की कार उसे लेने के लिए आए है या नहीं ये देख सके। जैसे ही उसका ध्यान अमानत की कार पर गया उसने ड्राइवर के पास आकर परेशानी भरी आवाज में कहा, ड्राइवर अंकल क्या अमानत घर नहीं गई? ड्राइवर ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं सुमन बेटा हम तो थोड़ी देर पहले ही आए हैं और अमानत बच्चे ने तो आज कॉल भी नहीं किया इसलिए हम खुद ही आ गए। ड्राइवर की बात सुनकर सुमन के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े अस्तित्व सौरभ और वेदांत पर गया जो कि शायद अभी अभी अपनी क्लास से बाहर आए थे। सुमन दौड़ते हुए उनके पास आ गई। सुमन को देखकर वेदांत ने उससे घूरते हुए कहा, देखो अगर फिर से कोई बकवास करने के लिए आए हो तो इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बदतमीजी को इसलिए टॉलरेट कर रहा हूं क्योंकि तुम लड़की हो, पर बदतमीजी करने की एक लिमिट होती है। वेदांत लगातार बोल रहा था। वही सुमन अपनी गहरी गहरी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आखिर में उसने खुद को शांत किया और चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आई थी। सुमन ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, अमानत तुम्हारे साथ थी ना, तो फिर वो कैंटीन से वापस क्लास में क्यों नहीं आई? अस्तित्व जो कि नॉर्मल लग रहा था, जैसे ही उसने सुमन की बात सुनी उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो क्लास में वापस नहीं आई? सुमन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा कि वो क्लास में वापस नहीं आई, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से चली कहां गई। वो घर भी नहीं गई, उसका कॉल भी नहीं लग रहा, मुझे अब घबराहट हो रही है। उसका बैग भी क्लास में ही है। कहते हुए सुमन के चेहरे पर परेशानी और आंखों में हल्की नमी नजर आने लगी। सुमन की बात सुनकर वेदांत, अस्तित्व और सौरभ भी सीरियस हो गए। सौरभ ने गुस्से से कहा, ऐसे कैसे कोई कॉलेज से गायब हो सकता है? हमें ढूंढना चाहिए उससे, चलो जल्दी से यहाँ वहाँ ढूंढते हैं तभी वो हमें मिलेगी। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, रुको सभी स्टूडेंट्स को जाने दो। कहते हुए अस्तित्व तेज कदमों से चलता हुआ प्रिंसिपल के केबिन में चला गया। कुछ देर बाद कॉलेज के सभी स्टूडेंट जा चुके थे और कुछ टीचर स्टाफ प्रिंसिपल, अस्तित्व, सुमन, सौरभ, वेदांत पूरी क्लास में अमानत को ढूंढ रहे थे, पर किसी को भी अमानत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अमानत को ढूंढते ढूंढते 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। सुमन लगातार रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर वेदांत, जो कि उसके साथ ही अमानत को ढूंढ रहा था, उसने सुमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, वो मिल जाएगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। वेदांत की बात सुनकर सुमन रोते हुए उसके गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा ना, मेरी गलती है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, मैं क्यों तुम्हारे पीछे आई? सुमन की बात सुनकर और उसे खुद को गिल्टी फील करता हुआ महसूस करके वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, पहले हमें उसे ढूंढना चाहिए, शायद वो किसी मुसीबत में हो और उसे हमारी जरूरत हो। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अपना सर हिलाकर अमानत को ढूंढने लगी। वो लोग पूरा कॉलेज ढूंढ चुके थे पर अमानत के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। सुमन अब लगातार जोर जोर से रोने लगी थी। उसने रोते हुए कहा, हमें अबीर भाई को इन्फॉर्म करना चाहिए, अब जो कुछ भी करना है वही करेंगे। वो अमानत को जल्दी ढूंढ निकालेंगे, मुझे अपने अबीर भाई पर पूरा भरोसा है। सुमन की बात सुनकर अस्तित्व, जो कि गुस्से से पागल हो रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, चुप, शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। कहते हुए अस्तित्व ने अपने आप को शांत किया और गहरी गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ सीसीटीवी रूम में आ गया। सीसीटीवी रूम में आते ही उसने अमानत जिस वक्त कैंटीन से निकली थी उस वक्त से सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर दिया। उसका ध्यान अमानत पर गया, जो कि दूसरी तरफ की सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। उसने सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर को चेक किया तो कॉर्नर रूम के बाद अमानत नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। वो दौड़ता हुआ सेकंड फ्लोर पर आ गया। उसे इस तरह से दौड़ते हुए देखकर बाकी सभी उसके पीछे आ गए तो पहले रूम में कुछ भी नहीं था। उसने दूसरा रूम खोला, दूसरे रूम में भी कुछ नहीं था। उसने तीसरा रूम देखा जो कि बाहर से बंद था, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जल्दी से रूम का दरवाजा खोला और अंदर आया। अंदर आते ही उसे बेहद गंदी स्मेल महसूस हुई। उसके साथ ही पीछे मौजूद सभी लोगों ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। स्मेल इतनी ज्यादा गंदी थी कि उन लोगों को लग रहा था कि उनका दम घुट जाएगा।
प्रिंसिपल सर जो कि उनके साथ ही मौजूद थे उन्होंने कहा, दरवाजा बंद करो, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। इतनी गंदी जगह पर कौन रहेगा। प्रिंसिपल की बात को इग्नोर करके अस्तित्व अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने महसूस किया कि शायद यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने जैसे तैसे स्विच ढूंढी और स्विच के बटन को ऑन कर दिया। स्विच के बटन को ऑन करते ही उसका ध्यान कुछ दूरी पर बेहोश पड़ी अमानत पर गया। अमानत को देखते ही अस्तित्व को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो। वो दौड़ता हुआ अमानत के पास आ गया। पीछे मौजूद लोगों का ध्यान भी बेहोश अमानत पर गया। उसे इस तरह से इस बंद रूम में देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साथ ही उसे बेहोश देखकर सबके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, खास करके प्रिंसिपल के, क्योंकि प्रिंसिपल जानते थे कि अमानत किसकी बहन और किसकी बेटी है। अथर्व राठौर और अबीर राठौर कितने खतरनाक है ये पूरी दुनिया जानती थी। ऊपर से अब ये इंसान भी इस लड़की का दीवाना बना घूम रहा था। प्रिंसिपल बेचारे, उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे अब उनको कोई नहीं बचा सकता। अस्तित्व ने अमानत के पास आकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, अमानत अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें सिलीगल? अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ? कहते हुए अस्तित्व लगातार अमानत को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर अमानत बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से अमानत को गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर आ गया। उसने बाहर आकर अमानत को फ्लो पर लेटाया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अमानत का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और उसकी बॉडी पर भी अजीब अजीब से रैशेज आ गए थे। सुमन अमानत की हालत देखकर लगातार रो रही थी और उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी, पर वेदांत ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वो जानता था कि इस वक्त अस्तित्व की क्या हालत होगी। उसने सुमन को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा। कहते हुए वेदांत ने चिल्लाते हुए कहा, हॉस्पिटल लेकर चलो, देखो उसकी हालत, उसे अस्पताल लेकर चलो। अस्तित्व। वेदांत की आवाज सुनकर अस्तित्व जैसे होश में वापस आया। उसने जल्दी से अमानत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर दौड़ता हुआ रूम से बाहर आया। कुछ ही देर में अस्तित्व, वेदांत, सुमन, सौरभ, प्रिंसिपल सभी लोग अलग अलग कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। कार में अस्तित्व ने अमानत को मजबूती से अपने सीने से लगाया हुआ था। उसने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखकर गुस्से से कहा, जिस किसी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत के माथे को चूम लिया। उसका छोटा सा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। अस्तित्व समझ गया था कि अमानत को इस वक्त इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हुआ कैसे, जबकि अमानत तो ठीक ही रास्ते से अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। उन 4 रूम के बीच में कोई सीसीटीवी नहीं था, जिस वजह से ये भी पता नहीं चला था कि इन सब के पीछे कौन है। अस्तित्व ने अमानत को मजबूती से अपने सीने से लगाया हुआ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कार तेज चलाओ। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर ड्राइवर ने कार की स्पीड तेज कर दी। करीब आधे घंटे के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सब लोग इस वक्त कॉरिडोर में परेशानी से चक्कर काट रहे थे। अमानत को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था। अस्तित्व भी जबरदस्ती इमरजेंसी वार्ड में घुस गया था। डॉक्टर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर अस्तित्व के सामने किसी की भी नहीं चली। इस वक्त अस्तित्व इमरजेंसी वार्ड के कोने में खड़ा होकर अमानत की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। बाहर सुमन का रो रोकर बुरा हाल था। वेदांत, जो कि उसे खुद से दूर करता रहता था, इस वक्त उसी ने सुमन को संभाला हुआ था। उसने प्यार से कहा, रोना बंद करो, उसे कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अस्तित्व उसे कुछ नहीं होने देगा, उसके लिए वो उसकी जिंदगी है। वेदांत की बात सुनकर सुमन का रोना बंद हो गया। उसने हैरानी से कहा, व्हाट? वेदांत को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में क्या कह दिया है। उसने जल्दी से अपनी बात को बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, वो गलती से मुंह से निकल गया। वेदांत की बात को सुनकर सुमन ने उससे घूरते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें छोटी बच्ची दिखती हूं जिसे चॉकलेट दिखाकर बहलाकर उसके दिमाग से ये बात निकाल दोगे कि अभी अभी तुमने क्या कहा था? बताओ मुझे, तुमने कहा कि उसके लिए वो उसकी जिंदगी है, पर वो तो उसे कुछ दिनों से जानता है, फिर ऐसे कैसे वो उसके लिए उसकी जिंदगी बन गई? मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? सुमन की बात सुनकर वेदांत ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, वो एक्चुअली मुझे किसी को इम्पोर्टेंट कॉल करना था, मैं बाद में बात करता हूं। कहते हुए वेदांत वहां से चला गया।
सुमन अपने आंसू साफ करके वेदांत को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ बताओगे? नहीं तो मैं कुछ नहीं जानूंगी। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कैसे पता करना है। कहते हुए सुमन ने सौरभ की तरफ देखा जो कि परेशानी से खड़ा था। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, सच का तो मैं पता लगा ही लूंगी, पर इस वक्त मुझे पहले अबीर भाई को इन्फॉर्म करना होगा। सोचते हुए सुमन ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकालकर अबीर का नंबर डायल किया। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से अबीर ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो अमनाथ, अभी तक घर क्यों नहीं आई? सुमन ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके धीरे से कहा, अबीर भाई वो अमानत हॉस्पिटल में है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर आ जाए। सुमन ने अपने आप को रोने से रोकते हुए कहा। अबीर जो कि इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में मौजूद था, जैसे ही उसने ये सुना वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट हॉस्पिटल में? कैसे? क्या हुआ उससे? कहते हुए अबीर तेज कदमों से चलता हुआ मीटिंग रूम से बाहर आ गया। सुमन ने जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल के बारे में बता दिया और कॉल कट करके अपने सर को पकड़कर बैठ गई। वो जानती थी कि अबीर के आने के बाद सब कुछ नॉर्मल तो नहीं रहने वाला। जिस किसी का इसके पीछे हाथ होगा, अबीर उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वहीं अंदर डॉक्टर अमानत को चेक कर रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने अस्तित्व से कहा, फिलहाल ये ठीक है, उन्हें होश आने में 2-3 घंटे लगेंगे। जहां पर शायद ये बंद थी वहां पर कोई जहरीली गैस लीक हुई थी, जिस वजह से उनकी ये हालत हो गई है। आप इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर आ गए, वरना उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती। डॉक्टर की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गई। उसने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखा जो कि पिला पड़ा हुआ था। अमानत के मुंह पर इस वक्त ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अस्तित्व ने अपने आप को शांत किया और इमरजेंसी रूम से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही सुमन दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उसने घबराते हुए कहा, कैसी है अमानत? वो ठीक तो है ना? अस्तित्व ने बस अपना सर हिला दिया और अपनी आंखों को बंद कर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। तभी उन सभी के कानों में एक साथ कई सारे कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उनका ध्यान लिफ्ट से बाहर आए अबीर पर गया, जिसके साथ उसके बॉडीगार्ड की पूरी टीम मौजूद थी। इस वक्त अबीर बेहद डरावना लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि कोई भी उसके सामने खुद को छोटा महसूस करे। अबीर तेज कदमों से चलता हुआ सुमन के पास आ गया। उसका ध्यान अभी तक अस्तित्व पर नहीं गया था। उसके दिमाग में बस उसकी बहन, उसकी अमानत चल रही थी। उसने सुमन के पास आकर सुमन को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ सुमन? कहाँ है अमानत? क्या हुआ था उसे और तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अबीर की बात सुनकर सुमन रोते हुए उसके गले से लग गई। अबीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है सुमन? अबीर की आवाज सुनकर अस्तित्व जो कि उसके सामने खड़ा था उसने कहा, वो ठीक है, वो बेहोश हो गई थी। अस्तित्व की आवाज सुनकर अबीर ने गर्दन को टेढ़ा करके अस्तित्व की तरफ देखा। अस्तित्व को देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? क्या तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस वक्त हॉस्पिटल में है? कहते हुए अबीर के जबड़े कस गए और उसके हाथों की मुट्ठी बंध गई। अबीर की बात सुनकर सुमन ने जल्दी से उससे दूर होते हुए कहा, नहीं भाई, इन्होंने तो अमानत को वहां से निकाला है जहां पर अमानत बंद थी, वरना पता नहीं अमानत के साथ क्या हो जाता। पता नहीं वो कॉलेज के स्टोर में कैसे बंद हो गई थी। वहां पर कोई जहरीली गैस लीक हो रही थी। हम जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अभी अभी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करके बाहर आए हैं। सुमन की बात सुनकर भी अबीर की नज़र अस्तित्व पर से नहीं हटी। वो बहुत गुस्से से अस्तित्व को घूरने लगा, जैसे जो कुछ भी हुआ हो उसके पीछे अस्तित्व का ही हाथ हो। अस्तित्व ने भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाई। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। अबीर ने अस्तित्व पर से अपनी नज़र हटाकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बहन कैसी है डॉक्टर? उसे कब तक होश आएगा? मैं उसे घर लेकर जाना चाहता हूं, अगर उसे यहां पर रखने की जरूरत हो तो वो भी बता दीजिए। अबीर की बात सुनकर डॉक्टर ने धीरे से कहा, फिलहाल तो वो बेहोश है, उन्हें होश में आने में 2-3 घंटे का वक्त लगेगा। आप उन्हें यहीं पर रहने दीजिए ताकि हम एक और बार उनके सारे टेस्ट कर सके। डॉक्टर की बात सुनकर अबीर ने बस अपना सर हिला दिया। डॉक्टर वहां से चले गए। अबीर ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, रात होने वाली है, तुम घर चली जाओ। सुमन ने रोते हुए कहा, नहीं भाई। अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, घर चली जाओ।
अबीर की गुस्से भरी आवाज सुनकर सुमन ने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अबीर का बॉडीगार्ड सुमन को लेकर वहां से चला गया। अब हॉस्पिटल में सिर्फ अबीर के बॉडीगार्ड अस्तित्व, सौरभ और वेदांत ही मौजूद थे। अबीर अस्तित्व के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में थे। वो अपनी नीली आंखों में गुस्से भर के अस्तित्व को घूर रहा था। अस्तित्व भी चुपचाप अपनी पैंट की पॉकेट में अपना हाथ डालकर उसी तरह से खड़ा था जैसे अबीर। अबीर ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, मेरी बहन के कॉलेज में क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी उम्र तो नहीं है कॉलेज में पढ़ने लायक, और मुझे नहीं लगता कि शेखावत परिवार के बेटे को टीचर बनने की जरूरत है। अबीर की बात सुनकर अस्तित्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तो तुमसे किसने कहा कि मैं वहां पर पढ़ने के लिए गया हूं? मुझे पढ़ने और पढ़ाने दोनों की जरूरत नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अबीर ने चिल्लाते हुए कहा, तो वहां पर क्या करने के लिए गए हो तुम? बचपन में ही कहा था ना मेरी बहन से दूर रहना, लगता है कि कुछ दिन पहले का मुक्का भूल गए हो तुम। अबीर की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अस्तित्व, शेखावत कुछ भी नहीं भूलता, अबीर राठौर कुछ भी नहीं, सब कुछ याद रखता है। अगर तुम उसके भाई ना होते तो तुम्हें अच्छे से बताता कि एक मुक्के की कीमत क्या होती है। अस्तित्व की बात सुनकर अबीर ने उससे घूरते हुए कहा, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर बात कर सको। मेरी बहन से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरी बहन के आसपास भी रहो। अपने दोस्तों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अमानत का भाई आ चुका है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अबीर की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भाई हो पर मैं। कहते हुए अस्तित्व चुप हो गया और टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अबीर को देखने लगा। अबीर ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी बहन की लाइफ में इंटरफेयर करने की या उसकी लाइफ में जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी मत करना। मेरी बहन की लाइफ में मैं तुम्हें कभी भी नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। इसलिए चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। अबीर ने बेहद एरोगेंट लहजे में कहा। उसकी आंखें भी इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और सौरभ और वेदांत के साथ वहां से जाने लगा। उसने पलटकर एक नज़र अबीर की तरफ देखते हुए कहा, वापस देखने के लिए आऊंगा उसे। मेरे आने से पहले उसे यहां से लेकर मत जाना, वरना तुम्हारे घर आने से पहले भी नहीं सोचूंगा डियर अबीर। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसकी मुस्कुराहट अबीर का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी थी। उसने गुस्से से दीवार पर अपना हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में जो कुछ भी मैंने देखा है वो सच नहीं हो सकता, बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी बहन से दूर रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कहते हुए अबीर अपनी आंखों को बंद कर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मन्नत और अथर्व के घूमने जाने के बाद उसने अमानत की पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली थी। उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी बहन का ध्यान रखेगा, अपनी बहन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा, और वो अपना प्रॉमिस पूरा करने वाला था। 2 घंटे के बाद अमानत को होश आ चुका था। अबीर इस वक्त अमानत के पास उसके बगल में बैठा हुआ था और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अमानत को अभी भी कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था, और डॉक्टर ने भी उसे अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए मना किया था। थोड़ी देर बाद उसे सब कुछ याद आ जाएगा, ये भी डॉक्टर ने कहा था। अमानत ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, भाई बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ था? कहते हुए अमानत याद करने की कोशिश करने लगी। उसे धुंधला धुंधला याद आ रहा था कि 3 लड़कियां उसे घसीटते हुए एक रूम में लेकर चली गई थी। अबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हें बाद में सब कुछ याद आ जाएगा। पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? अबीर के सवाल को सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं भाई, भूख नहीं लगी और दर्द भी नहीं हो रहा है, बस अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो हुआ था। कहते हुए अमानत उठकर बैठ गई। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, हाँ भाई, उन तीनों ने हमें स्टोव में बंद कर दिया था। उन तीनों ने। कहते हुए अमानत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके बच्चा, आप मुझे बाद में बता देना कि कौन थी वो तीनों। पहले आप शांत हो जाओ, इस तरह से टेंशन लोगे तो आपका सर घूमने लगेगा और फिर से इंजेक्शन देनी होगी। इंजेक्शन का नाम सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने डरते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। कहते हुए अमानत अबीर से लिपट गई। वहीं दूसरी तरफ
अस्तित्व जिसने वहां से जाने से पहले वार्ड में सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया था, वो इस वक्त शेखावत मेंशन में बैठकर अमानत और अबीर की सारी बातें सुन रहा था। 3 लड़कियां सुनकर उसके हाथों की मुट्ठी बंध गई। उसने गुस्से से कहा, तुम तीनों जो कोई भी हो, तुमने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। अब तुम्हें पता चलेगा कि अस्तित्व शेखावत की मोहब्बत, अस्तित्व शेखावत के जुनून पर हाथ डालने की, उसे तकलीफ पहुंचाने की सजा क्या होती है। कहते हुए अस्तित्व बेहद डरावना लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वेदांत और सौरभ ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि जिस किसी ने ये सब कुछ किया है, अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अस्तित्व की नज़र में एक बार जो आ गया उसका बचना इम्पॉसिबल हो जाता था। अस्तित्व को गुस्से में देखकर सौरभ और वेदांत समझ गए थे कि जिस किसी ने अमानत के साथ ये सब कुछ किया है उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि एक बार जो इंसान अस्तित्व की नज़रों में आ गया, अस्तित्व उस इंसान के साथ क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये बात वो दोनों अच्छे से जानते थे। और वो इंसान जिसने अमानत को चोट पहुंचाई है, वो ये नहीं जानता था कि अमानत अस्तित्व के लिए क्या है। अस्तित्व अमानत के लिए किस हद तक जा सकता है, ये बात तो वो दोनों भी नहीं जानते थे। अस्तित्व ने पलटकर वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, 24 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, मुझे पता करके बताओ कि कौन है जिसने ये सब कुछ किया है। और तुम कॉलेज में नजर रखते रहो कि कौन है जो अमानत के पीछे पड़ा हुआ था। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत और सौरभ दोनों ने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए, क्योंकि अस्तित्व को मना नहीं कर सकते थे वो दोनों। वो जानते थे कि अगर वो मना भी कर देंगे तो भी अस्तित्व के पास तो हजारों रास्ते हैं कि वो पता लगा सके कि अमानत के साथ ये सब कुछ किसने किया है। अस्तित्व अपनी बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आंख से निकले एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी उन लोगों को। तुम्हें तकलीफ दी है ना उन लोगों ने, अब उनको तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी कि वो मरना चाहेंगे पर उन्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारा बदला लेगा अमानत, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम्हारा बदला लेगा। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने उसे बार बार अमानत का मुरझाया हुआ चेहरा नजर आ रहा था, जिसे याद करने भर से उसे गुस्सा आ रहा था। इस वक्त वो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता था, पर उसने बेहद मुश्किल से अपने आप को शांत किया हुआ था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शाम तक अमानत काफी ज्यादा बेहतर महसूस करने लगी थी। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या अब हम घर चले या फिर आप यही रहना चाहती है। अमानत ने बेहद कमजोरी भरी आवाज में कहा, भाई घर जाना है, यहां पर नहीं रहना। अबीर ने अमानत की बात सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरा और अपने बॉडीगार्ड को डिस्चार्ज के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद अबीर अमानत को गोद में लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया। अमानत ने अबीर के सीने पर अपना सर रखा हुआ था और वो कुछ सोच रही थी। भले ही वो बेहोश थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी गोद में लेकर दौड़ रहा था। कोई उसे अपने सीने से लगाकर बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा, कौन था वो? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस आवाज को हम पहचानते हैं। सुमन से पूछना होगा। फिर सुमन भी तो नहीं थी, सोचकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई सुमन क्या वो नहीं आई थी हॉस्पिटल? अमानत के सवाल को सुनकर अबीर ने कहा, वो आई थी, मैंने उसे घर भेज दिया, आप कल मिल लेना उससे। सुमन आई थी? ये सुनकर अमानत ने खुद से कहा, इसका मतलब सुमन जानती होगी कि हमें हॉस्पिटल कौन लेकर आया। हमें सुमन से ही पूछना होगा। सोचते हुए अमानत ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद वो दोनों राठौर मेंशन आ चुके थे। अबीर अमानत को उसके रूम में उसके बेड पर लेटाकर वहां से जा चुका था। अमानत इस वक्त चुपचाप बैठी हुई थी। उसने सुमन का नंबर डायल किया था, पर शायद सुमन का फोन स्विच ऑफ था, जिस वजह से वो उसका कॉल नहीं उठा पा रही थी। अमानत को इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि इस वक्त उसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसने खुद से कहा, क्या हमें बचाने के लिए छछूंदर आया होगा? पर उसे हमसे कोई मतलब थोड़ी है, वो तो हमें परेशान करने के लिए हमें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर सबके सामने घूम रहा है। हमें उन तीनों चुड़ैलों ने बंद किया था, टीना और क्या नाम है उनका, पिंकी और रिया, उन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज हम भाई को बता ही देंगे कि उन तीनों चुड़ैलों ने हमारे साथ ये सब कुछ किया है, उसके बाद भाई देखेंगे कि उन्हें क्या करना है। वो समझती क्या है खुद को? उन्होंने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा। सोचते हुए अमानत के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। अमानत भले ही मासूम और प्यारी थी, पर वो उन लोगों को छोड़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी जो उसके साथ गलत करते हैं। वो गलत के साथ गलत करने वालों में से थी। अमानत ने खुद से कहा, भाई खुद भी परेशान है, इसलिए हम कल इस बारे में उन्हें बताएंगे।
कहते हुए अमानत बेड से उठकर बालकनी में आ गई। उसे इस वक्त सुकून चाहिए था जो कि उसे नहीं मिल रहा था। वो कुछ सोच रही थी कि तभी रूम में रखा हुआ उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर अमानत ने खुद से कहा, कहीं सुमन तो नहीं। कहते हुए वो दौड़ते हुए मोबाइल के पास आ गई। मोबाइल के पास आकर जैसे ही उसने देखा कि मोबाइल पर किसका नाम फ्लैश हो रहा है, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। ये अस्तित्व का नंबर था। उसने कुछ सोचा और कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करने के तुरंत बाद फिर से उसका मोबाइल बजने लगा। उसने इरिटेट होकर कॉल उठाकर चिल्लाते हुए कहा, क्या है? उसने इतना कहा ही था कि दूसरी तरफ से उसे गिटार की धुन सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। साथ ही दूसरी तरफ से उसे अस्तित्व के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। इस आवाज को सुनते ही अमानत की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने मजबूती से मोबाइल पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। उसे इस वक्त अजीब सा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ से अस्तित्व गिटार बजाने के साथ साथ अपनी मेलोडियस वॉइस में गाना गा रहा था। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें, रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छांव धूप दोनों, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहां जाएगा तू, सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना फिर, देखे तो जरा क्या होता है, मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। अस्तित्व ने जैसे ही गाना बंद किया, अमानत ने अपनी आंखें खोल दी। इस वक्त वो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से धड़क रही थी। अस्तित्व ने एक शब्द भी नहीं कहा था, वो बस गाना गा रहा था, पर इस गाने को सुनकर अमानत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी थी। उसका दिल जैसे उसकी सुन ही नहीं रहा था। उसका दिल शायद अब किसी और के लिए धड़कना चाहता था, जिसकी इजाजत अमानत उसे नहीं देना चाहती थी। अमानत ने अपने सीने पर हाथ रखा और मोबाइल की तरफ देखने लगी। उसे दूसरी तरफ से अस्तित्व की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि सीधा अमानत के दिल में उतर रही थी। अमानत ने अपने निचले होंठ को चबाकर खुद से कहा, अमानत क्या कर रही हो तुम? तुम इस तरह से उसके लिए कैसे सोच सकती हो? तुम तो उसे अपना दुश्मन मानती हो। अमानत जैसे खुद को समझा रही थी, तभी उसकी दूसरी तरफ से एक मदहोशी भरी आवाज सुनाई दी, तुम ठीक हो सिलीगल? अस्तित्व की आवाज सुनकर अमानत चुप हो गई। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर दूसरी तरफ से अस्तित्व ने कुछ देर तक अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और फिर कॉल कट कर दिया। अमानत ने जैसे ही महसूस किया कि कॉल कट चुका है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, कॉल कट कर दिया? ये क्या बात होती है? अगर हमने बात नहीं की तो इसका मतलब ये कॉल कट कर देगा? इसने तो कहा था कि हम इसकी गर्लफ्रेंड हैं। क्या इसे नहीं पता कि गर्लफ्रेंड के कितने नखरे होते हैं? इसे हमसे पूछना चाहिए था कि अमानत तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ बात क्यों नहीं कर रही हो? पर नहीं, इसने तो कॉल कट कर दिया। सोचते हुए अमानत के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसे खुद नहीं पता था, पर वो अस्तित्व से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगी थी। उसने मोबाइल को अब बेड पर पटक कर मुंह बनाते हुए कहा, इसे क्या लगता है कि इसकी अच्छी आवाज है तो हम इसकी आवाज को सुनकर पिघल जाएंगे? हम तो अपने सुपरस्टार के दीवाने हैं और उनके ही दीवाने रहेंगे, पर सुपरस्टार तो इसका भाई है। ये तो उन्हें बता देगा कि इसकी और हमारी फर्स्ट नाइट पहले ही हो चुकी है। कहते हुए बेचारी अमानत का चेहरा लटक गया। दूसरी तरफ अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मेरे कॉल कट करने की वजह से तुम बेचैन हो गई हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में ये बेचैनी घूमती रहे। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में मेरे ख्याल हैं, तुम हर वक्त हर पल बस मेरे बारे में सोचो। सोचते हुए अस्तित्व के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ अमानत सो ही नहीं पा रही थी। उसे बार बार अस्तित्व की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। गाने के बोल उसके दिल में उतर चुके थे, जिन्हें याद करने भर से ही उसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ते लगती थी, जिन्हें अमानत रोकना चाहती थी, पर क्या धड़कनों पर किसी का बस चलता है? नहीं, किसी का भी नहीं। जिस तरह से प्यार हम अपनी मर्जी से नहीं करते बल्कि हो जाता है, इसी तरह से हम अपनी धड़कनों को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। अमानत इस वक्त अपने नाखून चबाते हुए बालकनी में खड़ी थी।
अस्तित्व का इस तरह से कॉल कट करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी कि फिर से उसका मोबाइल रिंग करेगा, पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बीत गया पर उसका मोबाइल फिर से रिंग नहीं हुआ। ये देखकर उसका मुंह बन गया। ये देखकर उसने उदासी भरी आवाज में कहा, हम उसके कॉल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो तो बस हमें परेशान करने के लिए हमें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। हम ही इडियट है जो उससे इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहते हुए अमानत मुंह बनाते हुए अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और खुद से कहा, उसे कॉल करना चाहिए था ना, कितना खराब है ये लड़का। छछूंदर है, छछूंदर लंगूर, इसका तो सर फोड़ देना चाहिए। इसके तो दांत भी तोड़ देने चाहिए, पर दांत टूटने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ना लगे तो ना लगे, हमें क्या करना है। अमानत खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसे बालकनी में कुछ आवाज सुनाई दी। अमानत ने डरते हुए कहा, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं आ गई? पर बिल्ली कहाँ से आएगी? कहीं कोई चोर? चोर कैसे आएगा? इतने सारे लोग हैं हमारे घर पर। कहते हुए अमानत बालकनी में आ गई। जैसे ही उसने बालकनी में अपना पहला कदम रखा, उसके कानों में फिर से वही गाने के बोल सुनाई दिए। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। इन दो लाइनों को सुनकर ही अमानत के मुंह से हैरानी से निकला, छछूंदर। कहते हुए उसने पलट कर देखा तो उसका ध्यान अंधेरे में खड़े अस्तित्व पर गया जो कि उसे ही देख रहा था। अमानत उसे साफ साफ तो नहीं देख पा रही थी, पर वो उसकी पर्सनैलिटी को देखकर समझ गई थी कि ये अस्तित्व ही है। उसकी आंखें इस वक्त हैरानी की वजह से बड़ी होने को थी। अस्तित्व ने धीरे धीरे अमानत की तरफ अपने कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर अमानत की धड़कनें रोलर कोस्टर की रफ्तार से स्पीड पकड़ चुकी थी। अमानत के कदम अपने आप पीछे जा रहे थे। पीछे सरकते सरकते वो दीवार से जाकर सट गई। अस्तित्व भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को अमानत के इर्द गिर्द रखकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा, तुम ठीक हो? अस्तित्व के सवाल को सुनकर अमानत कुछ नहीं बोल पाई। वो जैसे उसकी आंखों को देखकर हिप्नोटाइज हो गई। वो बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी। अस्तित्व ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद धीमी आवाज में दोबारा कहा, मैंने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? इस बार भी अमानत ने कुछ नहीं कहा। वो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। अस्तित्व ने जब देखा कि अमानत कुछ नहीं बोल रही है, उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मैंने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? कहते हुए अस्तित्व के होठ अमानत के कानों से टच हो रहे थे। अमानत को अपनी कमर पर अस्तित्व के ठंडे हाथ महसूस हुए। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम हमारे घर पर क्या कर रहे हो? तुम हमारे घर पर कैसे आए? तुमने तो कॉल कट। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, क्यों आए? इसका क्या मतलब है? तुम्हारे लिए आया हूं और किसके लिए आऊंगा? क्या तुम्हें लगा कि मैं किसी और के लिए आया हूं? किसके लिए? तुम्हारे भाई के लिए। सुन लो, मैं स्ट्रेट हूं, मुझे लड़के नहीं पसंद और इस घर में तो अकेली लड़की हो तुम। तुम्हारे लिए ही आऊंगा ना, मेरी प्यारी सी इडियट सी गर्लफ्रेंड। कहते हुए अस्तित्व ने हल्के से अमानत के गालों को चूम लिया। अस्तित्व के होठों को अपने गालों पर महसूस करके अमानत ने अपने निचले होंठ को चबा लिया। बेचारी की हालत खराब हो रही थी। उसकी धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह तेजी से चल रही थी। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे से अपना चेहरा दूर करके उसके चेहरे की तरफ देखा। अमानत अपनी आंखों को बंद करके अपने होठों को चबा रही थी। उसका पूरा चेहरा इस वक्त सुर्ख लाल हो चुका था, जिसे देखकर अस्तित्व ने बेहद धीमी आवाज में उसके कानों में कहा, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं, पर इस तरह से मेरे करीब आने से तुम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगोगी तो फिर हमारे बीच में फिर से वो सब कुछ हो जाएगा जो कि पहले ही हो चुका है, और अगर तुम प्रेग्नेंट हो हुई तो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी आंखें खोली और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर अस्तित्व को देखने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे घूर घूर कर मत देखो, नजर लग जाएगी मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उससे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। इतने भी हैंडसम नहीं हो कि तुम्हें नजर लगे, छछूंदर कहीं के, छोड़ो हमें। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर अस्तित्व की पकड़ अमानत पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। वो चाहकर भी अस्तित्व को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। आखिर में उसने अस्तित्व को खुद से दूर करने के बारे में सोचना बंद कर दिया और उसे घूरते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी?
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस तरह से तुम बार बार हमारे घर में क्यों आ जाते हो चोरों की तरह? अगर हमारे भाई को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। तुम जानते नहीं कि हमारे भाई कितने खतरनाक है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तुम्हें होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें मेरे साथ अपना फ्यूचर बिताना है। अगर तुम्हें लंगड़ा हस्बैंड चाहिए तो फिर अपने भाई को जाकर बता दो। अगर तुम्हारा भाई मेरी टांगे तोड़ देगा तो जिंदगी भर मुझे अपनी गोद में लेकर घूमना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, वॉट? हम तुम्हें अपनी गोद में लेकर घूमेंगे? हाथी जैसा वजन है तुम्हारा। अगर हमने तुम्हें अपनी गोद में लिया तो हम पक्का धरती के अंदर समा जाएंगे। हमें इतनी जल्दी मरना नहीं है। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हुए, अभी तो हमने हमारे सुपरस्टार को इम्प्रेस भी करना है। अमानत ने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, कितना बोलती हो? तुम्हारा मुंह दुखता नहीं क्या? और दूसरी बात, सुपरस्टार को इम्प्रेस करने से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि सुपरस्टार मेरा भाई है? तुम जिसके साथ रात गुजार चुकी हो उसके भाई पर लाइन मार रही हो। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे लिए वो तुम्हारा देवर है। देवर मतलब भाई, तो तुम अब अपने सुपरस्टार को अपना भाई समझ लो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। वो हमारा पहला प्यार है, हम उन्हें अपना भाई कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। और जो कुछ भी तुम्हारे और हमारे बीच में हुआ वो गलती से हुआ और हम गलती को। अमानत ने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उससे अपने करीब खींचकर उसके होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, तो ठीक है, गलती को रिपीट कर लेते हैं इस बार होश में। लास्ट टाइम तुमने मेरी इज्जत लूटी थी, इस बार मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आऊंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, हमें तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, किसी के साथ कुछ नहीं करना। छोड़ो हमें, छोड़ो छछूंदर लंगूर बंदर, छोड़ो। अमानत की बात को इग्नोर करके अस्तित्व ने उसे झटके से गोद में उठा लिया और उसे लेकर झूले पर आकर बैठ गया। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखा, उसका हैंडसम चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए गाया है। अब ये तो मत कहना कि मेरी आवाज तुम्हारे सुपरस्टार की आवाज की तरह अच्छी नहीं है, बिकॉज मैं जानता हूं कि मेरी आवाज उससे भी ज्यादा अच्छी है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत अपने निचले होंठ को चबाने लगी। जब उसने अस्तित्व की आवाज सुनी थी तो उसके दिल में सबसे पहले यही ख्याल आया था कि अस्तित्व की आवाज उसके सुपरस्टार की आवाज से ज्यादा अच्छी है, पर वो ये बात एक्सेप्ट कहाँ करने वाली थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, खुद की तारीफ करना कोई तुमसे सीखे, तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि ठीक है, पर सुपरस्टार जैसी अच्छी नहीं है। अगर तुम्हारी आवाज अच्छी होती तो तुम खुद सुपरस्टार होते, पर तुम सुपरस्टार नहीं हो। इसी से अंदाजा लगा लो कि तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मैं चाहूं तो आज भी एक शो ऑर्गेनाइज कर सकता हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरी आवाज सुनने के बाद सारी लड़कियां मेरी दीवानी हो जाएगी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं साबित कर सकता हूं। अस्तित्व की बात सुनकर और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर अमानत ने खुद से कहा, सच तो कह रहा है ये। अगर इसकी आवाज सुनकर सच में लड़कियां इसके पीछे पड़ गई तो हमारा क्या होगा? अमानत को खुद भी एहसास नहीं हुआ और उसने अस्तित्व को अपना मान लिया। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, चैलेंज देना चाहो तो दे सकती हो, पर अगर मैं चैलेंज जीत गया तो फिर तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी और वो शर्त कुछ भी हो सकती है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, हमें तुम्हारी कोई शर्त नहीं माननी है, भाड़ में जाओ तुम। तुम्हारी आवाज जिसको पसंद आती हो उसको पसंद आए, हमें नहीं पसंद, बकवास आवाज है, काम खत्म। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है तुम्हें मेरी प्यारी सी इडियट सी गर्लफ्रेंड? सच सच कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें मेरी वॉइस सच में पसंद है? मेरी आवाज को सुनकर तुम इतना खो गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं इतनी देर तक गाना गाता रहा और तुमने बीच में एक बार भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि तुम मेरा गाना सुन रही थी। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, बकवास। हम बिल्कुल भी तुम्हारा सॉन्ग एंजॉय नहीं कर रहे थे। अरे कैसे एंजॉय करें? गाना गाना तो आता नहीं है तुम्हें? ऐसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे जैसे फटा हुआ स्पीकर।
अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हारे ही सामने किसी और लड़की को अपनी बाहों में लेकर गाना गाकर दिखाऊंगा, फिर देखता हूं कि वो लड़की मुझे देखकर अट्रैक्ट होती है या नहीं। तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरी आवाज कितनी खूबसूरत है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो इमेजिन करने लगी कि अस्तित्व किसी और को अपनी बाहों में लेकर गाना गाएगा। ये सोचने भर से ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने खुद से कहा, ये घटिया इंसान किसी और को अपनी बाहों में लेगा। इसका तो हम खून कर देंगे। हमें गर्लफ्रेंड बनाकर किसी और को अपनी बाहों में लेकर गाना गाना चाहता है। समझता क्या है ये खुद को। अस्तित्व अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन झूम रहा था। उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था ताकि वो अमानत के एक्सप्रेशंस को, उसके इमोशंस को समझ सके। अमानत ने गुस्से से अस्तित्व की कॉलर को पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, सोचना भी मत। किसी और चुड़ैल को अगर तुमने अपनी बाहों में लेकर गाना गाने के बारे में सोचा तो हम स्टेज पर आकर तुम दोनों का खून कर देंगे। भूलो मत कि तुमने हमें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और को अपनी बाहों में लेने के बारे में सोच कैसे सकते हो? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुमने तो कहा ना कि तुम्हें मेरी आवाज पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें साबित कर दूं कि मेरी आवाज तुम्हें नहीं पसंद पर बाकी लड़कियों को पसंद है। हो सकता है कि तुम लड़की नहीं हो। कहीं तुम वो लड़की तो नहीं हो लेस्बियन जिसे लड़कियां पसंद है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। हमें लड़के ही पसंद है, लड़के ही पसंद है, लड़के ही पसंद है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, तो साबित करो। जब भी मैं तुम्हें किस करता हूं तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम सच में लेस्बियन हो। देखो, अगर तुम लेस्बियन हो तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़कियों को फिर मैं अपने साथ क्यों रखूंगा? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी जैसी लड़कियों से क्या मतलब है? हमने कहा ना, हम लेस्बियन नहीं है, हम सच में लड़की है। अमानत को गुस्सा होते हुए देखकर अस्तित्व ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, तो फिर मुझे किस करके दिखाओ, मैं तभी यकीन करूंगा कि तुम सच में लड़की हो, वरना मैं मान लूंगा कि तुम सच में लेस्बियन हो। अगर तुम लेस्बियन हो तो फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसने इतना कहा ही था कि अमानत ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों को लगभग चबाने लगी। वो काफी गुस्से से उसके होठों पर किस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके होठों को खा जाएगी। अस्तित्व उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसके होठों को अपने होठों पर महसूस कर रहा था। दोनों के होठ आपस में ऐसे उलझे हुए थे जैसे एक दूसरे से कभी अलग होंगे ही नहीं। दोनों के चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी जो कि इस माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रही थी। काफी देर के बाद अमानत ने अस्तित्व के होठों पर जोर से बाइट करके उसके होठों से अपने होठों को दूर करके उसे घूरते हुए कहा, देख लिया हमने तुम्हें इतनी डीप, इंटेंस और पैशनेट किस की। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम लेस्बियन हैं? अमानत गहरी गहरी सांस लेते हुए अस्तित्व से कह रही थी। अमानत गहरी गहरी सांसें ले रही थी जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अस्तित्व ने उसके सीने की तरफ देखकर अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सच में लड़की हो। अगर तुम लेस्बियन होती तो तुम इतनी ज्यादा हॉट नहीं होती। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें छोटी हो गई। उसने अस्तित्व की नजरों का पीछा किया और जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने सीने को छुपाते हुए कहा, तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तुम तो मेरी हो, वैसे भी मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम्हें याद तो होगा ना कि हमारे बीच में क्या हुआ था। कैसे तुमने मेरी इज्जत लूट ली थी। अब जब तुमने मेरी इज्जत ही लूट ली है तो मैं क्यों शर्माऊं? सब कुछ तो हो ही चुका है। एक बार जब सब कुछ देख चुका हूं तो दूसरी बार ड्रेस के ऊपर से देखने में क्या हर्ज है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम एक नंबर के बेशर्म हो, एक नंबर के ठरकी हो, एक नंबर के नालायक इंसान हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कहना चाहती हो कह सकती हो, वैसे भी मैं तो तुम्हारा ही हूं। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। अस्तित्व की बातें अमानत का गुस्सा बढ़ा रही थी। वही उसे गुस्सा होते हुए देखकर अस्तित्व मुस्कुरा रहा था।
वो चाहता था कि अमानत अपने दिल और दिमाग से बाकी बातें निकाल दे, जिस वजह से वो जानबूझकर अमानत को परेशान कर रहा था, और सच में अमानत के दिमाग से बाकी बातें निकल चुकी थी और इस वक्त वो बस अस्तित्व पर गुस्सा कर रही थी। उसने गुस्से से अस्तित्व के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम एक नंबर के ठरकी, एक नंबर के नालायक, एक नंबर के निकम्मे हो। हमारा दिल कर रहा है कि हम तुम्हारी जान ले ले। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी जान ले लोगी तो फिर तुम अपनी जान किसे कहोगी? आखिर मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूं, हमारे होने वाले बच्चों का क्या होगा? वो तो दुनिया में आएंगे ही नहीं। एक काम करो, पहले हम अच्छे से रोमांस कर लेते हैं, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर देता हूं, उसके बाद मेरी जान ले लेना। कम से कम तुम मेरे बच्चों की मम्मी तो बन जाओगी। अस्तित्व की बातें सुनकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारा खून कर देंगे, लंगूर छछूंदर, हम तुम्हारे बच्चों की मम्मी कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने झटके से उसके हाथों को अपने बालों से हटाकर उसकी पीठ के पीछे मुड़कर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीट हार्ट, मेरे बच्चों की मम्मी तो तुम ही बनोगी और मेरी बीवी भी तुम ही बनोगी। आखिर अस्तित्व शेखावत की पसंद हो तुम। कहते हुए अस्तित्व ने हल्के से अमानत के होठों को चूम लिया। अमानत गुस्से से घूर कर उसे देख रही थी और अस्तित्व टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। दोनों के बीच का टशन ही उन दोनों के बीच के माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहता था। अस्तित्व ने अमानत के होठों की तरफ देखते हुए कहा, वैसे सच में तुम्हारे होंठ बहुत टेस्टी है, दिल कर रहा है कि तुम्हारे होठों को चबा लूं। पर अगर मैंने इन्हें चबा लिया तो रोने लगोगी और कहोगी कि हमारे होठों को खा गए, हमारे होठों को खा गए। अस्तित्व ने अमानत की एक्टिंग करते हुए कहा, जिसे देखकर अमानत की आंखें और भी ज्यादा छोटी और गुस्से से लाल हो गई। अमानत गुस्से से कुछ कहती उससे पहले अस्तित्व ने धीरे से उसके होठों के करीब आते हुए कहा, वैसे मेरा प्रपोजल कैसा लगा? मेरे रोमांटिक गाने की लाइन सुनकर तो तुम पागल ही हो गई थी, मुझे पता है कि मेरे प्यार में पड़ चुकी हो तुम। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? हमें तुमसे प्यार हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अमानत को इस तरह से लगातार बोलते हुए देख अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो देखो, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए कितनी जल्दी जल्दी बोल रही हो। तुम जानबूझकर जोर से बोलकर मुझे जताना चाहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। पर सच तो यही है कि तुम मेरे प्यार में दीवानी हो चुकी हो, मेरे पीछे पागल हो चुकी हो। जब भी मुझे देखती हो तुम्हें सब कुछ खूबसूरत नजर आने लगता है, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तुम्हारा दिल करता है कि तुम बस मुझसे चिपकी रहो, मेरी बाहों में रहो, पर तुम जानबूझकर मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो ताकि मैं तुम्हें अपने और करीब खींचूं। मैं तुम्हारी प्लानिंग को अच्छे से समझता हूं। जब लड़कियां कहे कि वो किसी से प्यार नहीं करती, इसका मतलब है लड़कियां उस इंसान से प्यार करती है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, बकवास है ये सब कुछ। अस्तित्व बेमुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अस्तित्व के सवाल को सुनकर अमानत उसे घूर घूर कर देखने लगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, तुमसे प्यार करते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके छोटे से क्यूट से चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, बकवास बंद करो। तुमने कहा था कि अगर लड़कियां कहे कि प्यार करती है इसका मतलब प्यार नहीं करती, और लड़कियां कहे कि प्यार नहीं करती इसका मतलब प्यार करती हैं, तो अब तुम झूठ मत बोलो। इसका मतलब है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे मैंने कहा कि लड़कियों की हाँ में भी हाँ होती है और लड़कियों की ना में भी हाँ होती है। इसका मतलब तुम हाँ भी कहती और ना भी कहती, इसका मतलब हाँ ही होता। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम झूठे हो, झूठे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि तुम्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। अस्तित्व ने अमानत को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था और अमानत उसकी बातों के जाल में फंस भी गई थी। बेचारी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अस्तित्व के कहने का मतलब क्या है। आखिर में उसके छोटे से दिमाग ने उसे मना कर दिया कि वो उसे कुछ नहीं समझने देगा। वैसे भी अमानत का शैतानियों के अलावा किसी और चीज में दिमाग नहीं चलता था। उसने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो और छोड़ो अब हमें। अस्तित्व ने अमानत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अब ये सब छोड़ो, सीरियस बात मुझे बताओ, तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने रूम में लॉक किया था? अस्तित्व के सवाल को सुनकर अमानत उसके चेहरे की तरफ देखने लगी।
अमानत के चेहरे को देखकर अस्तित्व ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हें रूम में किसने लॉक किया था। क्योंकि मैं खुद पता लगा सकता हूं, पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हें याद है। झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, क्या हम इसे बता दें, पर इसे क्यों बताएं? हम तो अपने भाई को बताएंगे। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व ने उससे घूरते हुए कहा, अमानत, मैंने कहा बताओ कौन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? किसने तुम्हें लॉक किया था? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत को याद आया कि टीना ने कहा था कि वो अस्तित्व के पीछे पड़ी है, जिस वजह से वो उसके साथ ये सब कुछ कर रही है। ये याद आते ही अमानत के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से उसके साथ ये सब कुछ अस्तित्व की वजह से हुआ था। ये सोचकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारी चुड़ैल गर्लफ्रेंड ने हमारे साथ ये सब कुछ किया। उसने कहा कि हमने तुम्हें पटाने की कोशिश की है। हमने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखा है, जिस वजह से वो हमें सबक सिखाना चाहती हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मेरी गर्लफ्रेंड अगर कोई है तो वो तुम हो, इसलिए बकवास बंद करो और बताओ मुझे उसका नाम कौन है वो। अस्तित्व के चेहरे पर गुस्सा देखकर अमानत ने भी गुस्से से कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीना और वो उसकी दोनों दोस्त पिंकी और रिया, उन तीनों ने हमें बंद किया था। अस्तित्व ने जैसे ही टीना नाम सुना, उसकी आंखों के सामने कुछ दिन पहले की बात घूमने लगी, जब एक लड़की उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज कर रही थी। ये टीना थी जो कि उसकी क्लास में थी। उसने गुस्से से कहा, तो वो लड़की है तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाली? कहते हुए अस्तित्व की आंखें बेहद डरावनी लगने लगी। अमानत ने जब उसकी आंखों को देखा तो एक पल के लिए वो भी डर गई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभालकर अब अस्तित्व को गुस्से से घूरते हुए कहा, नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम कुछ नहीं करने वाले हो, और कुछ करोगे भी क्यों? वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और तुम तो बस हमें परेशान करने के लिए हमें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घूमना चाहते हो, ताकि कॉलेज की सारी लड़कियां हमें अपना दुश्मन समझे और हमें परेशान करें। अस्तित्व ने अमानत की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत को गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आ गया। उसने अमानत को बेड पर लेटाते हुए कहा, सो जाओ चुपचाप। कहते हुए अस्तित्व पलट कर जाने लगा। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, फिर से बालकनी से जाने वाले हो? कमर टूट जाएगी तुम्हारी, नीचे गिर जाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी कमर टूट भी गई तो भी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। कहते हुए अस्तित्व आंख मारकर वहां से चला गया। अमानत ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कितना बेशर्म है ये लंगूर छछूंदर। इसकी तो ऐसी की तैसी। अच्छा होगा अगर ये गिर जाए और उसकी टांगें टूट जाए। नहीं नहीं, अगर इसकी टांगें टूट गई तो ये लंगड़ा हो जाएगा। सोचकर अमानत खुद से ही बातें करने लगी। अस्तित्व बालकनी से नीचे आ गया और कुछ दूर अपनी पार्क गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने गुस्से से कहा, टीना, बहुत गलत किया तुमने मेरी जान पर हाथ डाला ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि गलती की पनिशमेंट क्या होती है। कहते हुए उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। उसने अपना मोबाइल उठाकर सौरभ और वेदांत का नंबर डायल किया और उन दोनों को कुछ भी करने से मना कर दिया, क्योंकि अब जब उसे पता चल गया था कि किसने अमानत के साथ ये सब कुछ किया था, तब वो बेफिजूल में उन दोनों को काम पर क्यों लगा कर रखे। कुछ देर के बाद अस्तित्व कॉलेज के उस रूम में मौजूद था जहां पर अमानत को बंद करके रखा गया था। रात के वक्त इस बड़े से कॉलेज में काफी ज्यादा डरावना माहौल था, पर अस्तित्व के चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ खड़े थे और उसके सामने 3 लड़कियां घुटनों के बल बैठी हुई थी। ये टीना, पिंकी और रिया थी। उन तीनों ने रोते हुए कहा, हमारे साथ क्या कर रहे हो? हमने क्या किया है? अस्तित्व के चेहरे पर इस वक्त एक ब्लैक कलर का मास्क था। उसने उन तीनों की तरफ देखा और गुस्से से कहा, क्या किया है तुम तीनों ने? कहते हुए अस्तित्व ने झटके से अपने मास्क को अपने चेहरे से निकाल दिया। अस्तित्व के चेहरे को देखते ही टीना ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अस्तित्व डार्लिंग, क्या ये कोई मजाक है? क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? मुझे लगा था कि कोई किडनैपर है, पर अब मैं खुश हूं कि ये तुम हो। मैं तो सच में डर गई थी। खोलो ना मेरे हाथ को, दर्द हो रहा है। टीना की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, क्या कहा तूने मुझे डाली? तेरी औकात है कि तू मेरा नाम ले सके? अस्तित्व के मुंह से खुद के लिए ऐसे शब्दों को सुनकर टीना के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके मुस्कुराते हुए कहा, तुम भूल गए मैंने तुम्हें प्रपोज किया था।
टीना की बात सुनकर अस्तित्व ने चिल्लाते हुए कहा, और तू भूल गई कि मैंने तुझे वहीं पर रिजेक्ट कर दिया था ये कहकर कि तेरे जैसी बेशर्म लड़की को मैं कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, भूल गई क्या तू? अस्तित्व की बात सुनकर टीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके इर्द गिर्द बैठी रिया और पिंकी के चेहरे पर भी डर नजर आने लगा। अस्तित्व ने टीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुझे लगा कि तेरे जैसी लड़की को मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? तेरे जैसी लड़की को मैं अपने घर की नौकरानी भी ना बनाऊं? मेरे घर की नौकरानी भी तुझसे अच्छी दिखती है और तुझसे अच्छे कपड़े पहनती है और तुझे लगता है कि मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? अस्तित्व ने टीना की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी, जिसे देखकर टीना ने चिल्लाते हुए कहा, समझते क्या हो खुद को तुम? जानते नहीं कि मैं किसकी बेटी हूं? मैं मुंबई के मेयर की बेटी हूं। अगर मेरे पापा को बता दिया ना मैंने कि तुमने मेरे साथ किया क्या है तो मेरे पापा तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैं जानती हूं कि तुम काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, पर मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग नहीं करती। टीना की बात सुनकर अस्तित्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने टीना को घूरते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर गया? क्या सच में तुम्हें लगता है तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा? रही बात तुम्हारे बाप की, तो तुम्हारे बाप को एक झटके में मेयर की पोजीशन से गायब करवा सकता हूं, पर उसने कुछ नहीं किया तो गलती की सजा उससे क्यों मिलेगी? गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। मेरी स्वीट हार्ट, मेरी अमानत को इस रूम में बंद किया था ना तुम तीनों डाइनों ने। अब तुम्हें इसी रूम में बंद होना होगा, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। कितना मजा आएगा ना जब तुम्हें यहाँ पर चूहे काटेंगे। इस गंदी बदबू में तुम लोगों को रहना होगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो तुम ये कचरा खाओगी, कितना मजा आएगा ना। अस्तित्व की बात सुनकर टीना, रिया और पिंकी तीनों के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उनके चेहरे पर डर देखकर अस्तित्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने खड़े होते हुए कहा, इन्हें टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर जहरीली गैस छोड़ दो, जहरीले कीड़े छोड़ दो, और हाँ, कुत्तों का बचा हुआ खाना वो भी यहाँ पर छोड़ दो, और पानी पानी देना चाहिए क्या इन्हें? ठीक है, गटर से पानी लाकर यहाँ पर रख दो। अगर इन लोगों को प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे, अगर नहीं लगेगी तो भूखे मर जाएंगे। अब ये इन तीनों पर डिपेंड करता है कि ये क्या करेंगे। अस्तित्व की बात सुनकर उन तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उन्हें फिजिकल टॉर्चर तो नहीं कर रहा था, पर जिस तरह का टॉर्चर वो उन्हें करने वाला था ये कोई छोटा मोटा टॉर्चर नहीं था। टीना ने जोर जोर से रोते हुए कहा, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है यहाँ पर, प्लीज मुझे छोड़ दो। टीना की बात को सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी अमानत का क्या? अगर मैं उसे नहीं ढूंढता तो यहाँ पर कैसे रहती हो? यहाँ पर कैसे रहती, बताओ मुझे। कहते हुए अस्तित्व ने चिल्लाते हुए टीना का सर जोर से दीवार पर दे मारा। टीना के माथे से खून निकलने लगा, पर अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। अस्तित्व इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि अगर उसने अमानत को ढूंढा नहीं होता तो अमानत की यहाँ पर क्या हालत हो जाती। वो इन लोगों को छोड़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा गली पर घूमने वाले कुत्तों का बचा हुआ खाना यहाँ पर लाकर रख दो, और गटर का पानी और कुछ जहरीले कीड़ों को छोड़ दो। मेरे पास इन लोगों पर बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। टीना ने रोते हुए उसके पैरों को पकड़ते हुए कहा, अस्तित्व प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। अस्तित्व ने उसे दूर करते हुए कहा, अगली बार से मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। मुझे तुम्हारे जैसी घटिया लड़की के हाथों के टच से नफरत है। मुझे बस मेरी स्वीटहार्ट छू सकती है। कहते हुए अस्तित्व बाहर चला गया। कुछ देर बाद उसके कहे मुताबिक उसके आदमियों ने कुत्तों का बचा हुआ खाना और गटर का पानी लाकर वहां पर रख दिया। टीना और उसकी दोनों दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, पर कोई उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आने वाला था। अस्तित्व ने इस बिल्डिंग को खाली करने का ऑर्डर दे दिया था। 1 महीने तक अब इस बिल्डिंग में कोई क्लास नहीं होने वाली थी, बल्कि क्लासेस दूसरी बिल्डिंग में होने वाली थी। वो बिल्कुल भी इन तीनों को यहाँ से निकलने नहीं देने वाला था। 1 महीने तक यही टॉर्चर चलने वाला था। अगर उन्हें पानी पीना था तो वो गटर का पानी पिएंगे, और अगर उन्हें खाना खाना था तो वो कुत्तों का बचा हुआ खाना खाएंगे। अस्तित्व उनकी हालत किसी भिखारी से भी बदतर करना चाहता था। भिखारी को कम से कम खाना तो मिल जाता है, पर अब इन तीनों को एक एक दाने के लिए तरसना होगा। अस्तित्व के साथ ही सौरभ और वेदांत भी मौजूद थे। उन्हें अस्तित्व के टॉर्चर करने के तरीकों को देखकर हैरानी नहीं हुई।
अस्तित्व के काफी अजीब अजीब तरीके होते थे जो इंसान सोच भी नहीं सकता था, पर फिर भी उन्हें लग रहा था कि अस्तित्व ने इन तीनों को बहुत आसानी से छोड़ दिया, जबकि उसके तरीके कितने डरावने होते थे ये बात वो दोनों अच्छे से जानते थे। कुछ देर बाद अस्तित्व, सौरभ और वेदांत तीनों कार में बैठकर शेखावत मैंशन के लिए निकल गए थे। वेदांत ने अस्तित्व की तरफ देखते हर कहा, क्या सच में तुम उन तीनों को वहीं पर रहने देने वाले हो? अगर वो तीनों मर गई तो? वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने गर्दन को टेढ़ा करके उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हो जाएगा? धरती का बोझ हल्का हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि वो लोग मर जाए, पर तड़प तड़प कर। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर हम वक्त पर तुम्हारी अमानत को बचाने के लिए नहीं जाते तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं तो कहता हूं कि उन तीनों के टुकड़े टुकड़े करो, कितना मजा आएगा। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो, उसका दिमाग ऑलरेडी खराब है और तुम उसे और भड़का रहे हो। वेदांत की बात सुनकर सौरभ का मुंह बन गया। अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद करके बेहद गहरी आवाज में कहा, जान तो मैं उनकी अभी भी ले सकता हूं, पर मुझे उन्हें तड़पते हुए देखना है। जब मैं उन्हें तड़पते हुए देखूंगा, खाने के लिए, पानी के लिए तड़पते हुए देखूंगा, उन्हें मौत की भीख मांगते हुए देखूंगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। मुझे इतनी आसान मौत देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अस्तित्व, शेखावत अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारता है और उन तीनों ने तो मेरी जान की जान लेने की कोशिश की थी, तो मैं ऐसे उन्हें कैसे जिंदा छोड़ सकता हूं? मौत तो उन्हें मिलेगी, पर पहले तड़पना होगा। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अस्तित्व ने अगर कुछ सोचा है तो वो बेहद डरावना होगा, जो कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ देर के बाद वो लोग घर पहुंच चुके थे। सौरभ सीधा अपने रूम में सोने के लिए चला गया था, पर अस्तित्व अभी भी गार्डन के पेड़ के पास खड़ा होकर सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। वेदांत ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें अमानत को सच बता देना चाहिए। कब तक उससे सच्चाई छुपाओगे? भले ही आज नहीं, पर कल उसे सब कुछ याद आ जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे सच बताने से जल्दी याद आ जाए। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने बेहद गहरी आवाज में कहा, बस कुछ दिन, उसके बाद उसे सब कुछ खुद ही याद आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो मैं उसे अपने पास हमेशा के लिए ले आऊंगा, क्योंकि अब मैं और उससे दूर नहीं रह सकता। बहुत इंतजार कर चुका हूं मैं। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एंड वॉट अबाउट अबीर राठौर? वो भी तुमसे कम पावरफुल नहीं है, तुम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। तुम जानते हो कि वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। लगता है कि तुम हॉस्पिटल में दी गई उसकी धमकी को भूल चुके हो। उसने तुमसे साफ साफ कहा था कि उसकी बहन से दूर रहो। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, उसकी बहन नहीं है वो, उसके अंकल की डॉटर है। बस दुनिया के सामने उन्होंने ये सच्चाई नहीं आने दी, वो राठौर परिवार का खून नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत हैरान हो गया, पर कुछ देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, पर फिर भी वो बचपन से उनके साथ रही है। खून के रिश्ते से ज्यादा दिल के रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, भूलो मत कि तुम भी नाना जी के असली खून नहीं हो। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें बेहद डरावनी हो गई। अस्तित्व ने गुस्से से कहा, गेट लॉस्ट। वेदांत ने वहां से जाते हुए कहा, अस्तित्व, ये याद रखना कि अमानत को अपने करीब करने के चक्कर में कहीं तुम उसे खुद से दूर ना कर दो। एक लड़की के लिए उसका परिवार बहुत जरूरी होता है, खास करके तब जब उसके खून के रिश्ते ना हो और उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया हो, उसकी केयर की हो, उसकी परवाह की हो, उसे एक हैप्पी लाइफ दी हो। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे। कहते हुए वेदांत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि खून के रिश्ते से ज्यादा दिल के रिश्ते बड़े होते हैं, और मेरा भी मेरी सिली गर्ल के साथ दिल का रिश्ता है। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसे मेरे पास, मेरी बाहों में हमेशा हमेशा के लिए आना ही होगा, और वो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आएगी। कहते हुए अस्तित्व ने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बेहद धीरे से कहा, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अपने रूप में आकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अमानत इस वक्त अबीर की पीठ पर बैठी हुई थी और अबीर उसे उतारने की कोशिश कर रहा था। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कॉलेज जाना जरूरी है क्या? आपको अपनी मासूम सी प्यारी सी बहन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। आप जालिम हो भाई, जालिम। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे बेड पर लाकर पटकते हुए कहा, अच्छा मैं जालिम हूं और आप इडियट हो।
अबीर की बात सुनकर अमानत का मुंह बन गया। अबीर ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अमानत आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, पढ़ाई पर फोकस करो। क्या फेल होना चाहती हो आप? मुझे पता है कि आपका फ्यूचर प्लान कुछ नहीं है। अबीर की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, भाई हमें म्यूजिशियन बनना है, क्या आपको नहीं पता कि हमें म्यूजिक कितना पसंद है? कहते हुए अमानत की आंखों के सामने अस्तित्व का चेहरा घूमने लगा। उसने खुद से कहा, व्हाट द हेल, सुपरस्टार की जगह पर लंगूर का चेहरा क्यों याद आ रहा है हमें? नहीं नहीं, हमारे सिंगिंग आइडल हमारे सुपरस्टार है। अमानत को खुद से बात करते हुए देखकर अबीर ने उसके गाल खींचते हुए कहा, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, आज मैं खुद तुम्हें कॉलेज छोड़ूंगा। अस्तित्व अमानत को लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। अमानत ब्रेकफास्ट करते हुए भी बार बार अस्तित्व के बारे में ही सोच रही थी। उसने खुद से कहा, जरूर उसने हम पर कोई काला जादू किया है, हम किसी बाबा के पास जाएंगे। आखिर समझता क्या है खुद को ये लंगूर? इसे क्या लगता है कि ये हमारे दिल दिमाग में घूम सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे दिल और हमारे दिमाग में नहीं घूम सकता, हम इसे घूमने ही नहीं देंगे। कहते हुए अमानत सैंडविच को अजीब तरह से तोड़ तोड़ कर खा रही थी। अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, अमानत क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से क्यों खा रही हो? अबीर की आवाज सुनकर अमानत ने कहा, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। कहते हुए उसने दांत दिखा दिए और चुपचाप नॉर्मल तरीके से खाने लगी। कुछ देर बाद अबीर अमानत को लेकर कॉलेज पहुंच चुका था। उसने कार रोककर अमानत के माथे को चूमते हुए कहा, अपना ध्यान रखना और अगली बार से अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो सबसे पहले मुझे बताना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओके भाई। कहते हुए अमानत बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही अबीर ने गुस्से से अपना मोबाइल निकालकर अपने आदमियों का नंबर डायल करके चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मुझे किसी भी कीमत पर वो तीनों सुबह तक मेरी कैद में चाहिए, तो अभी तक वो तीनों तुम्हें मिली क्यों नहीं? क्या उन्हें धरती खा गई है, आसमान निगल गया? अबीर की बात सुनकर उसके आदमी, जो कि कल रात से टीना और उसकी दोनों दोस्तों को ढूंढ रहे थे, उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, बॉस लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अभी तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसा लग रहा है जैसे वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनके परिवार तक को उनके बारे में नहीं पता है, उनका परिवार खुद उन्हें ढूंढ रहा है। अबीर ने अपनी आंखों को बंद करके बेहद गुस्से से कहा, कुछ भी हो उन तीनों को ढूंढो, उन तीनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करने की? कहते हुए अबीर वहां से निकल गया। उसे वो तीनों कैसे मिल सकती थी, जब अस्तित्व ने उन तीनों को कैद कर लिया था? अमानत कुछ सोते हुए अंदर आ गई, ना चाहते हुए भी उसकी नजरें अस्तित्व को तलाश रही थी। उसने खुद से कहा, क्या वो आज कॉलेज नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो लंगूर कॉलेज क्यों नहीं आया? उसने इतना कहा ही था कि उसे एक साइड में कई सारी लड़कियां नजर आए। अमानत ने ध्यान से देखा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया, जो कि लड़कियों के बीच में था। उसने गुस्से से कहा, छछूंदर। कहते हुए अमानत तेज कदमों से चलती हुई उस तरफ आ गई जहां पर अस्तित्व गिटार लेकर बैठा हुआ था और लड़कियां उसके आसपास बैठकर उसे प्यार भरी नजरों से ताक रही थी। अस्तित्व गाना नहीं गा रहा था, बस म्यूजिक बजा रहा था। उसकी म्यूजिक में कुछ ऐसा जादू था कि कोई भी उसकी म्यूजिक से बच नहीं सकता था। एक पल के लिए अमानत भी अपना गुस्सा भूलकर बस उसकी म्यूजिक सुनने लगी, पर जैसे ही उसने देखा कि सारी लड़कियां अस्तित्व को कैसे घूर घूर कर देख रही है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, इस लंगूर ने कहा कि हम इसकी गर्लफ्रेंड है, तो फिर ये यहाँ पर लड़कियों को इम्प्रेस करने में क्यों लगा हुआ है? इसका तो हम सर फोड़ देंगे। कहते हुए अमानत गुस्से से अस्तित्व के पास आ गई। वो म्यूजिक बजा ही रहा था कि तभी अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? अमानत की गुस्से भरी आवाज सुनकर अस्तित्व की उंगलियां रुक गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, सबको बता रहा हूं कि मैं कैसे म्यूजिक बजाता हूं। जब मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी म्यूजिक पसंद नहीं है तो मुझे भी तो खुद पर डाउट होगा ना। इसलिए अपना डाउट क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं सबके लिए म्यूजिक बजाऊं। देखो, सारी लड़कियां मेरी दीवानी हो गई और तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा म्यूजिक नहीं बजाता। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तो फिर जब इन लोगों को इम्प्रेस करना था तो हमें जबरदस्ती गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? अमानत बहुत धीरे से बात कर रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे हो।
अस्तित्व ने गिटार को साइड में रखकर सभी लड़कियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गर्ल सॉरी पर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अब अपने साथ लेकर जाना चाहती है, इसलिए मैं जा रहा हूं। कहते हुए उसने झटके से अमानत को अपनी गोद में उठा लिया। अमानत ने जल्दी से उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर सभी लड़कियों को घूरते हुए कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, किसी के बॉयफ्रेंड को घूर घूर कर देख रही हो। तुम्हारी आंखें फूट जाएगी, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम टकली हो जाओगी, हमारा श्राप है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। वहीं सभी लड़कियां घूर घूर कर अमानत की तरफ देखने लगी, पर उन्होंने अस्तित्व के वहां पर होने की वजह से कुछ भी नहीं कहा। अमानत ने गुस्से से कहा, नीचे उतारो, हमें तुम्हारी गोद में नहीं जाना। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है उतर जाओ, मैं स्वीटहार्ट को पकड़ लेता हूं गोद में। कहते हुए उसने एक लड़की की तरफ देखा जो कि अभी भी प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। अमानत ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारा खून कर देंगे। कहते हुए अमानत ने आगे बढ़कर अस्तित्व के गाल पर जोर से बाइट कर लिया। सभी लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो इन सब के बीच में मेरी इज्जत भी लूट सकती हो, सिली गर्ल, आई एम ऑल योर्स। कहते हुए वो अमानत को लेकर वहां से चला गया। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम एक नंबर के ठरकी बेशर्म निहायती नालायक लड़के हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और स्वीटहार्ट, तुम जितनी चाहे मेरी तारीफ कर सकती हो। वैसे तुमने कहा था कि मेरी म्यूजिक अच्छी नहीं है, पर देखो मेरी म्यूजिक सुन के कितनी लड़कियां मेरी दीवानी हो गई। मैं सोच रहा था कि अब मैं एक शो ऑर्गेनाइज कर ही दूं, आखिर लोग भी जाने कि तुम्हारे सुपरस्टार के अलावा कोई और भी है जो बहुत अच्छे से गाना गा सकता है। तुम्हें पता है तुम्हारा सुपरस्टार खुद कहता है कि मैं उससे ज्यादा अच्छा गाता हूं, पर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम नहीं मानती तो क्या हुआ, पूरी दुनिया मान जाएगी, तब तो मानोगी ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने खुद से कहा, ये गाना इतना अच्छा गाता है, अगर सच में इसने अपना लाइव कॉन्सर्ट रख दिया और लड़कियां इसके पीछे पड़ गई तो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सोचते हुए अमानत के चेहरे पर एक्सप्रेशन लगातार चेंज होते जा रहे थे। वही अस्तित्व उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अमानत ने गुस्से से अस्तित्व की कॉलर को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरते हुए कहा, सुनो लंगूर, अगली बार से किसी के सामने भी तुमने गाना गाया या म्यूजिक बजाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सिर्फ हमारे लिए गाना गाओगे, सिर्फ हमारे लिए म्यूजिक बजाओगे, समझ आया तुम्हें? कहते हुए अमानत घूर घूर कर अस्तित्व को देख रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।